नमस्कार दोस्तों, गोल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेश चौधरी। भारत के इतिहास के अंतर्गत अपन मध्यकालीन भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं और इसी के अंतर्गत पहला टॉपिक लिया था अपन ने भारत पर विदेशी आक्रमण, जिसके तहत अपन ने अरब आक्रमण पढ़े थे, तुर्क आक्रमण पढ़ रहे हैं और तुर्क आक्रमणों के अंतर्गत भारत पर सुब्तगीन और महमूद गजनवी के आक्रमण देखे थे अपन ने। आज अपने को पढ़ना है वो है भारत पर मोहम्मद गोरी का आक्रमण। देखिए, मोहम्मद गोरी का भारत अभियान। मोहम्मद गोरी है, ये भी गजनी का शासक था, गौर प्रदेश का शासक था। गौर प्रदेश कहाँ पड़ता है? अफगानिस्तान। मोहम्मद गोरी है, इसने क्या किया था? इसने गजनवी राजवंश के अंतिम शासक खुसरो शाह मलिक की हत्या करके गजनी का राज सिंहासन है वो प्राप्त किया था। किसकी हत्या की थी? खुसरो शाह मलिक की इसने हत्या की थी, जो महमूद गजनवी का उत्तराधिकारी हुआ था। उसकी हत्या करके मोहम्मद गोरी है, या इसे अपन मोहम्मद बिन शाम के नाम से भी जानते हैं, इसने गौर प्रदेश या गजनी की सत्ता है वो ग्रहण की थी। और सत्ता ग्रहण करने के बाद इसने भी भारत अभियान किए थे, भारत पर आक्रमण किए थे। वही कारण है, साम्राज्य विस्तार करना था, धन प्राप्त करना था, अपनी आर्थिक स्थिति है वो समृद्ध करने के लिए इसने भी भारत पर आक्रमण किए थे। तो देखिए, मोहम्मद गोरी है वो कहाँ का शासक है? मोहम्मद गोरी है वो गौर प्रदेश का शासक है मित्रों। और उस समय जब मोहम्मद गोरी ये जो गौर प्रदेश है यहाँ शासन करता है और वो भारत पर आक्रमण करता है, तो उस समय उत्तर भारत में दो ही शक्तियाँ थी मित्रों जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली थी। कौन कौन सी थी? तो देखिए, एक जो शक्ति यहाँ पर शासन कर रही थी वो था गहड़वाल राजवंश। दूसरी जो शक्ति यहाँ शासन कर रही थी, जिससे आप चिर परिचित हो, चौहान राजवंश। इसके अलावा यहाँ जिनकी सत्ता स्थापित थी, यहाँ इस प्रदेश में जिनकी सत्ता स्थापित थी वो थे आपके चालुक्य। मोहम्मद गोरी है, इसके द्वारा सबसे पहला जो प्रथम आक्रमण है वो कहाँ किया गया था? चालुक्य राजवंश पर किया था इसने अपना पहला आक्रमण, प्रथम आक्रमण। मोहम्मद गोरी ने भारत पर प्रथम आक्रमण है वो 1175 एडी में किया था। कब किया था? 1175 एडी। कहाँ किया था? चालुक्य राजवंश की सत्ता इस क्षेत्र पर स्थापित थी और कहते हैं राजस्थान में एक स्थान पड़ता है मित्रों, और वो है अपने माउंट आबू। इस क्षेत्र पर चालुक्य राजवंश का अधिकार था और उस समय चालुक्य राजवंश का शासक बताते हैं मूलराज को। मूलराज फर्स्ट, ये अल्पवयस्क था। मूलराज फर्स्ट है वो अल्पवयस्क होने के कारण इसकी संरक्षिका इसी की माता थी नायिका देवी या नायकी देवी। ये इस मूलराज की क्या थी मित्रों? माता थी। 1175 में इसने आक्रमण किया था, लगभग कहते हैं यहाँ मुल्तान पर भी किया था इसने 1175 में, मुल्तान। और 1178 में लड़ाई होती है यहाँ पे। कब होती है मित्रों? 1178 में। 1178 एडी में मोहम्मद गोरी है वो चालुक्य राजवंश के शासक मूलराज प्रथम की संरक्षिका नायिका देवी से पराजित हो जाता है आबू के युद्ध में। आबू के युद्ध में मोहम्मद गोरी पराजित, हार गया भाई। मोहम्मद गोरी हार गया। किससे? एक महिला से हारा। ये देखिए, 1178 में आबू के युद्ध में मोहम्मद गोरी हार करके वापस चला जाता है
मोहम्मद गोरी वापस अपने गौर प्रदेश में चला जाता है। उसी समय गेहड़वाल राजवंश का शासक, गेहड़वाल राजवंश का शासक है मित्रों जयचंद गेहड़वाल, और इसकी सत्ता का मुख्य केंद्र था कन्नौज। और इधर चौहान राजवंश है, इस चौहान राजवंश का शासक था पृथ्वीराज चौहान तृतीय। राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में पढ़ेंगे तब इनकी कहानी थोड़ी विस्तार से पढ़ेंगे। अभी अपन मोहम्मद गोरी पढ़ रहे हैं। पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गेहड़वाल है, इन दोनों के आपस में बनती नहीं थी, और इसके पीछे एक कारण है। वो पृथ्वीराज रासो में बताते हैं कि जयचंद गेहड़वाल की पुत्री हुई थी संयोगिता, और संयोगिता का अपहरण किया गया था पृथ्वीराज चौहान तृतीय के। जब पृथ्वीराज चौहान और जयचंद गेहड़वाल इन दोनों के आपस में नहीं बन रही थी, तो जयचंद गेहड़वाल इसके द्वारा कहते हैं संदेश भेजा गया गौर प्रदेश। कहाँ भेजा गया? गौर प्रदेश। और इस गौर प्रदेश का शासक कौन है? मोहम्मद गोरी। जयचंद गेहड़वाल ने मोहम्मद गोरी को भारत पर आक्रमण के लिए आमंत्रित किया मित्रों। और जब जयचंद गेहड़वाल का निमंत्रण मिल जाता है मोहम्मद गोरी को, तो मोहम्मद गोरी सेना लेकर के आ जाता है। कहाँ आता है? त्राइन के मैदान में। कहाँ आता है? त्राइन के मैदान में आता है मोहम्मद गोरी सेना लेकर के, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय और मोहम्मद गोरी के बीच में लड़ाई होती है, और वो है आपके त्राइन का प्रथम युद्ध। तो देखिए दो लड़ाइयाँ हैं पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के मध्य। सभी को पता है, इतिहास प्रसिद्ध लड़ाइयाँ कह सकते हैं अपन इनको। जयचंद और पृथ्वीराज का प्रकरण है वो जब राजस्थान के इतिहास में अपन अपने चौहान राजवंश पढ़ेंगे उस समय थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। त्राइन का मैदान, कहाँ पड़ता है? हरियाणा। दो लड़ाइयाँ हैं। त्राइन का प्रथम युद्ध कब हुआ था मित्रों? सीधी सी बात है, 1191 में हुआ। त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने किसको पराजित कर दिया? मोहम्मद गोरी को। मोहम्मद गोरी त्राइन के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान तृतीय से पराजित हो जाता है। पराजित होकर के वापस चला जाता है गौर प्रदेश। हालांकि इससे पहले कहा जाता है कि मोहम्मद गोरी ने पृथ्वीराज चौहान तृतीय को समझाने हेतु, जब त्राइन का द्वितीय युद्ध होता है उससे पहले दो दूत भी भेजे थे। मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को समझाने के लिए दो दूत भेजे गए थे। जब इन दूतों के द्वारा, एक था किवाम उल मुल्क, दूतों के द्वारा पृथ्वीराज को संदेश दिया जाता है कि मोहम्मद गोरी ने यह कहा है कि आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए, आप मेरी अधीनता स्वीकार कर लीजिए और इस्लाम धर्म है वो ग्रहण कर लीजिए। लेकिन कहते हैं पृथ्वीराज ने मना कर दिया। इसी वजह से त्राइन का दूसरा युद्ध होता है, और त्राइन का दूसरा युद्ध है मित्रों ये लड़ा गया 1192 में। और इस युद्ध के अंदर क्या होता है? गोरी से पृथ्वीराज पराजित। गोरी से कौन पराजित हो रहा है? पृथ्वीराज चौहान तृतीय पराजित हो जाता है मोहम्मद गोरी से। क्या कारण रहे थे? युद्ध किस प्रकार के युद्ध के अंदर कौन कौन सी घटनाएं होती है, ये अपन राजस्थान के इतिहास के संदर्भ में विस्तार से पढ़ेंगे इसको। तो द्वितीय युद्ध के अंदर ये हार जाता है और पृथ्वीराज चौहान को बंदी बना लिया जाता है, और उसके बाद में कहते हैं कि अजमेर में लाया जाता है, और यहाँ पर कुछ समय तक उसने मोहम्मद गोरी के अधीन शासन किया है। कुछ इतिहासकार कहते हैं कि युद्ध भूमि से पृथ्वीराज पलायन कर जाता है और सिरसा नामक स्थान पर उसकी मृत्यु हो जाती है मोहम्मद गोरी से लड़ते हुए। और कुछ इतिहासकार जैसे पृथ्वीराज चौहान तृतीय का दरबारी विद्वान हुआ था चंद्रवर्देई ने पृथ्वीराज रासो के अंदर ये बात कही है कि मोहम्मद गोरी के द्वारा पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बंदी बनाया जाता है, और वो उसको लेकर के चला जाता है। कहाँ ले जाता है? मोहम्मद गोरी है ये इसको बंदी बना करके कहाँ ले जाता है? गजनी लेकर के चला जाता है। और वहाँ पर कहते हैं पृथ्वीराज चौहान को काफ़ी प्रताड़ित किया जाता है, उसकी आंखें भी निकाल दी जाती है। और ये जानकारी जब अपने चंद्रवर्देई को मिलती है, तो चंद्रवर्देई अपने मित्र
को बचाने हेतु चला जाता है मोहम्मद गोरी के पास में, और वहाँ पर वो कहता है कि मेरा मित्र है वो शब्द भेदी बाण भी चलाता है। ऐसी कहावत प्रचलित है। और कहते हैं कि जब मोहम्मद गोरी को ये जानकारी मिलती है तो वो कहता है कि भाई मैं तो इस चीज़ पे विश्वास करता नहीं हूँ, ऐसा कर हम तो विश्वास करेंगे जब वास्तव में वो बाण वगैरह चलाता है। तो ये कहावत, एक श्लोक छोटा सा चलता है कि 8 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण ता ऊपर सुल्तान है मत चुके चौहान। इस प्रकार से वो दूरी बताई जाती है। और कहते हैं कि पृथ्वीराज चौहान तृतीय ने बाण चलाया था शब्द भेदी बाण, और उससे मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है। ये कहानी कहाँ मिलती है अपने को? ये मिलती है पृथ्वीराज रासो में। जबकि इतिहास क्या कहता है? इतिहास के अनुसार मोहम्मद गोरी की मृत्यु है वो 1206 में होती है मित्रों। कब होती है? 1206। 1192 के अंदर कहते हैं मोहम्मद गोरी पृथ्वीराज चौहान तृतीय को पराजित करके उत्तर भारत की सत्ता है वो अपने हाथ में ले लेता है। इसके बाद एक लड़ाई और लड़ता है 1197 में, चंदावर का युद्ध। देखिए, जिस जयचंद गेहड़वाल ने मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज के विरुद्ध आमंत्रित किया था, उसी जयचंद गेहड़वाल को सल्टा दिया था। किसने? मोहम्मद गोरी ने। किस युद्ध में? चंदावर के युद्ध में। चंदावर के युद्ध के अंदर होता क्या है? मोहम्मद गोरी का सेनापति था ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। ऐबक के द्वारा जयचंद गेहड़वाल को पराजित कर दिया जाता है। जयचंद गेहड़वाल पराजित। इस प्रकार संपूर्ण उत्तर भारत पर अधिकार किसका हो रहा है? मोहम्मद गोरी। मोहम्मद गोरी के कोई संतान नहीं थी मित्रों, इसके थे 4 गुलाम, और ये कहा करता था कि मेरे गुलाम ही मेरी संतान है, मेरी मृत्यु के बाद मेरे साम्राज्य का दायित्व जिनके ऊपर है वो मेरे गुलामों में है। और उन 4 गुलामों में एक गुलाम था इसका कुतुबुद्दीन ऐबक। तो अब जो फैक्ट बनते हैं वो क्या बनते हैं? देखिए, मोहम्मद गोरी की हत्या होती है 1206। गोरी का चैप्टर क्लोज हो जाएगा मित्रों। यहां मोहम्मद गोरी इतिहास के अनुसार बता रहा हूं, पृथ्वीराज रासो में दूसरी कहानी दे रखी है। मोहम्मद गोरी की हत्या होती है मित्रों कब? 1206। कहाँ होती है? सिंध, पाकिस्तान में पड़ता है। सिंध का एक स्थान है दमियक। दमियक नामक स्थान पर मोहम्मद गोरी कहते हैं नमाज पढ़ रहा था, और उसी समय इस सिंध प्रदेश पर शासन करने वाले खोखर जाट समुदाय के नेताओं के द्वारा मोहम्मद गोरी की क्या कर दी जाती है? 1206 में हत्या कर दी। मोहम्मद गोरी का चैप्टर क्लोज। अब देखिए, मोहम्मद गोरी की मृत्यु हो जाती है तो इसके 4 गुलाम थे, और उन 4 गुलामों में से एक गुलाम कुतुबुद्दीन ऐबक को इसने भारतीय प्रदेशों का गवर्नर बनाया था। कब बना दिया था? 1192 में ही बना दिया था, तराइन के दूसरे युद्ध के बाद। भारतीय शत्रुओं का गवर्नर किसको बनाया? कुतुबुद्दीन ऐबक को। तो गोरी की मृत्यु के बाद में गोरी का उत्तराधिकारी यहां पर कौन होगा? कुतुबुद्दीन ऐबक। मोहम्मद गोरी का उत्तराधिकारी कुतुबुद्दीन ऐबक बनेगा, और कुतुबुद्दीन ऐबक वो शासक है जिसने भारतीय इतिहास में दिल्ली सल्तनत की नींव रखी थी। दिल्ली सल्तनत की नींव रखने वाला व्यक्ति है वो कौन हुआ था? कुतुबुद्दीन ऐबक। और कुतुबुद्दीन ऐबक है वो क्या था? एक गुलाम था। मोहम्मद गोरी ने उसको खरीदा था। इसी कारण कहते हैं कि 1206 से लेकर के 1290 तक की जो काल अवधि है भारतीय इतिहास में उसे गुलाम वंश के नाम से जाना जाता है। तो इस प्रकार भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना होती है। और मुख्य कारण क्या बताते हैं? मुख्य कारण कुछ इतिहासकार है वो व्यंग्य कसते हैं कि संयोगिता नहीं होती तो शायद भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना नहीं होती। ये बात भी कहीं ना कहीं सही है। और दूसरा एक मुख्य कारण बताते हैं, स्थानीय शासकों के द्वारा जब मोहम्मद गोरी ने आक्रमण किया था, मोहम्मद गोरी ने भारत पर आक्रमण किया था, उस समय स्थानीय शासक है वो आपसी मतभेदों को भुला करके एक मंच पर नहीं आए थे। आपसी फूट की वजह से मोहम्मद गोरी है वो भारतीय शासकों को पराजित कर देता है। और इस प्रकार तत्कालीन समय के 2 सबसे बड़े शक्तिशाली राजवंश, चौहान राजवंश और गेहड़वाल राजवंश की सत्ता है वो क्या हो जाती है? समाप्त हो जाती है, और भारत पर मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। देखिए,
मोहम्मद गोरी के बारे में कुछ फैक्ट और बचे हुए हैं। मोहम्मद गोरी है, इसके समय लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के प्रचलित थे। शिव के नंदी की आकृति युक्त सिक्के प्रचलित है मोहम्मद गोरी। इन सिक्कों को कहा जाता है मित्रों दहलीवाल सिक्के, दहलीवाल सिक्के कहा जाता है। इसके अलावा मोहम्मद गोरी, सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट बता रहा हूं, इक्ता व्यवस्था, इक्ता व्यवस्था, भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसके द्वारा की गई? तो भारत में इक्ता व्यवस्था की शुरुआत है वो मोहम्मद गोरी ने की थी। कई बार ये प्रश्न आता है परीक्षा में। इक्ता व्यवस्था क्या है? इक्ता व्यवस्था का शाब्दिक अर्थ होता है स्थानांतरित भू राजस्व या स्थानांतरित भूमि, अर्थात मोहम्मद गोरी की सेवा करने वाले लोगों को एक निश्चित भूभाग है वो वेतन के बदले प्रदान कर दिया जाता है। आप राजकीय सेवा कर रहे हो, मोहम्मद गोरी के अधीन सेवा कर रहे हो, तो उस सेवा के बदले आपको मानदेय के रूप में क्या दिया जाएगा? भूमि दे दी जाएगी। और इस व्यवस्था को ही कहा जाता है इक्ता व्यवस्था। इस इक्ता व्यवस्था को व्यवस्थित आधार प्रदान किया था मित्रों इल्तुतमिश के द्वारा, जिसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे जब दिल्ली सल्तनत की शुरुआत करेंगे। तो इस प्रकार भारत में मुस्लिम सत्ता की स्थापना हो जाती है। इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा। ये मोहम्मद गोरी के समय प्रचलित सिक्के हैं। कई बार यहाँ से परीक्षाओं में प्रश्न आया हुआ है कि लक्ष्मी की आकृति युक्त सिक्के हैं वो किस शासक के काल में प्रचलित थे? तो मोहम्मद गोरी के काल में प्रचलित थे। इक्ता व्यवस्था की शुरुआत किसने की थी? मोहम्मद गोरी ने इक्ता व्यवस्था की शुरुआत की थी। इसके अलावा मित्रों मोहम्मद गोरी है, इसका संबंध जिस राजवंश से रहा है वो भी ध्यान रखें। मोहम्मद गोरी का संबंध है वो संसबनी राजवंश से रहा है, संसबनी राजवंश से इसका संबंध रहा है। मोहम्मद गोरी की 1206 में हत्या हो जाती है। तो मोहम्मद गोरी के 4 गुलाम थे और उन चारों गुलामों के अंदर है वो विभिन्न क्षेत्रों में उसका साम्राज्य बांट दिया था। गोरी के गुलाम देखिए, गोरी के तो सभी गुलाम होते हैं मित्रों। देखिए मोहम्मद गोरी के गुलाम, मोहम्मद गोरी के गुलाम 4 गुलाम थे इसके। कौन कौन से हैं? तो देखिए नसीरुद्दीन कुबचा, ताजुद्दीन यल्दोज, कुतुबुद्दीन ऐबक और एक और है मित्रों इख्तियारुद्दीन खिलजी। अपने को 2 याद रखने हैं। इख्तियारुद्दीन खिलजी है बंगाल में शासन करेगा और कुतुबुद्दीन ऐबक है वो अपनी सत्ता कहाँ स्थापित करेगा? उत्तर भारत। कुतुबुद्दीन ऐबक प्रश्न आ जाए मोहम्मद गोरी के भारत अभियानों में, अभियानों का नेतृत्व उसके किस सेनापति ने किया था? तो मोहम्मद गोरी के भारत अभियानों का नेतृत्व है वो कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया। कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा भारत अभियानों का नेतृत्व किया गया था। और कहते हैं कि इस कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इंद्रप्रस्थ, जिसे अपन कहते हैं प्राचीन दिल्ली, को गौरी साम्राज्य की राजधानी भी बनाया गया था। किसके द्वारा? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। किसे बनाया गया? इंद्रप्रस्थ को। ध्यान रखना मित्रों दिल्ली नहीं है यहाँ पे। क्या नहीं है? दिल्ली नहीं है। दिल्ली कब राजधानी बनेगी ये अपन आगे देखेंगे। कुतुबुद्दीन ऐबक है वो इंद्रप्रस्थ को गौर साम्राज्य की राजधानी बनाता है और उसके बाद में कहते हैं वो लाहौर चला जाता है और लगभग 1206 तक लाहौर में, 1206 से लेकर के 1206 से 1211 तक कहाँ पर रहता है? लाहौर में ही रहता है और वहीं पर उसकी हो जाएगी मृत्यु। इसके बारे में अपन आगे पढ़ेंगे। इसके अलावा
नसरुद्दीन कुबचा, ताजुद्दीन यल्दौज और इख्तियारुद्दीन खिलजी। इख्तियारुद्दीन खिलजी है वो बंगाल पर शासन करता है, ये सिंध प्रांत पर करता है। एक है वो मुल्तान क्षेत्र के अंदर शासन करता है। मोहम्मद गोरी अपनी सत्ता है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप करके कहाँ चला जाता है, वापस गजनी चला जाता है। और लेकिन कहते हैं रास्ते में 1206 के अंदर इसकी दमियक नामक स्थान पर इसकी क्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है, और वो स्थान पड़ता है वर्तमान में पाकिस्तान में। अब देखिए मित्रों, अब जो अपने को शासक पढ़ना है वो कौन सा पढ़ना है, कुतुबुद्दीन ऐबक। इसके अलावा एक घटना और है, 1192 में त्राइन का जब द्वितीय युद्ध होता है, उसी समय मोहम्मद गोरी के साथ में एक बहुत बड़ा विद्वान आया था। सूफी संप्रदाय के चिश्ती सिलसिले का भारत में संस्थापक माना जाता है, और वो है आपकी ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती किसके साथ में भारत आए थे, 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ में ये भारत आए थे। और इन्होंने अपनी कर्मस्थली है वो मित्रों किसको बनाया था, इन्होंने अपनी कर्मस्थली बनाया था अजमेर को। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट तथ्य है। जब भारत में अपन धर्म आंदोलन पढ़ेंगे, भक्ति काल पढ़ेंगे, तो उसी समय ये सूफी वाला भी एक टॉपिक आएगा। इसके अंदर अपन ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के बारे में थोड़ा विस्तार से पढ़ेंगे। मोहम्मद गोरी के बाद भारत की क्या स्थिति होती है उसको देखिए। अगला जो टॉपिक रहेगा अपने वो रहेगा दिल्ली सल्तनत। दिल्ली सल्तनत, दिल्ली सल्तनत जिसके अंतर्गत कितने राजवंश शासन करते हैं, तो देखिए सबसे पहले यहां शासन करेगा मित्रों गुलाम वंश। गुलाम वंश के बाद अपन पढ़ेंगे खिलजी राजवंश। खिलजी राजवंश पढ़ेंगे, और खिलजी राजवंश के बाद अपन पढ़ेंगे तुगलक राजवंश। खिलजी राजवंश के बाद क्या पढ़ेंगे, तुगलक। उसके बाद सैयद राजवंश पढ़ेंगे अपन, और जो अंतिम राजवंश रहेगा वो पढ़ेंगे अपन लोधी राजवंश। ये जो गुलाम वंश है यहां से मानी जाती है दिल्ली सल्तनत की स्थापना। अब यहां से कौन कौन से प्रश्न आ जाते हैं अपने, तो पहला प्रश्न तो ये बन जाता है कि दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है वो किस राजवंश के द्वारा की गई, तो गुलाम वंश के द्वारा की गई थी, या अपन कह सकते हैं कुतुबी वंश, क्योंकि गुलाम वंश है इसके अंदर भी 3 वंश आएंगे। कितने आएंगे, 3 वंश आएंगे। अगला जो प्रश्न बनता है, दिल्ली सल्तनत के 5 राजवंशों में सर्वाधिक शासन किस राजवंश ने किया। सर्वाधिक शासन है वो तुगलक राजवंश ने किया है मित्रों। किस राजवंश ने किया है, तुगलक राजवंश ने सर्वाधिक शासन किया है। इसके अलावा सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया, तो सबसे कम अवधि तक शासन है, अवधि तक शासन खिलजी राजवंश के द्वारा किया गया। सबसे कम अवधि तक शासन किसने किया है, खिलजी राजवंश। अगर इनकी काल अवधि देखी जाए तो भी आप देख सकते हो, गुलाम राजवंश है इसने शासन किया है लगभग 1206 से लेकर के 1290 AD, 1206 से 1290। इसके बाद खिलजी राजवंश आता है, तो खिलजी राजवंश है लगभग 1290 से लेकर के 1320। 1321 के अंदर तुगलक राजवंश की नींव रखी जाती है मित्रों। 1321 के अंदर तुगलक राजवंश की नींव रखी जाती है, लगभग 1414 AD तक शासन करता है ये राजवंश। 1414 AD के अंदर जिस राजवंश की सत्ता स्थापित होती है वो है आपके सैयद राजवंश। कौन सा है, सैयद। 1414 से लेकर के 1451 AD तक शासन करेगा सैयद राजवंश। और सबसे अंतिम राजवंश रहेगा अपने लोधी राजवंश, और लोधी राजवंश शासन करेगा लगभग 1451 से लेकर के 1526 तक।
1451 से लेकर के 1526 एडी तक जिस राजवंश ने शासन किया है वो है लोधी राज। दिल्ली सल्तनत के अंदर ये 5 राजवंश अपने को पढ़ने हैं और इन 5 राजवंश के जो शासक होते हैं उन शासकों को कहा जाता है मित्रों सुल्तान। क्या कहा जाता है? सुल्तान। सुल्तानों का शासन है वो सल्तनत कहलाया था और इस सल्तनत में 5 राजवंशों ने शासन किया था जिसकी शुरुआत गुलाम राजवंश करता है और अंतिम राजवंश है वो लोधी राजवंश रहता है। और लोधी राजवंश का अंतिम शासक हुआ था इब्राहिम लोधी, जो 1526 के अंदर 1526 में पानीपत की लड़ाई के अंदर 21 अप्रैल 1526 को जो पानीपत का युद्ध होता है उस युद्ध के अंदर मुगल साम्राज्य के संस्थापक जहीरुद्दीन बाबर से लड़ते हुए वीर गति को प्राप्त हो जाता है। इन 5 राजवंशों के लगभग 32 सुल्तानों ने शासन किया। मित्रों ये भी प्रश्न आया हुआ है, दिल्ली सल्तनत में कुल कितने सुल्तान बने थे? तो दिल्ली सल्तनत के अंदर कितने सुल्तान बने हैं? 32 सुल्तान बने हैं और इसके अंतर्गत सर्वाधिक अवधि तक शासन है वो तुगलक राजवंश ने किया है और सबसे कम अवधि तक शासन है वो खिलजी राजवंश ने किया है। सबसे कम अवधि तक शासन किया है, इतिहास में से खिलजी क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब इसको अपन विस्तार से पढ़ेंगे जिसके अंतर्गत सबसे पहले दिल्ली सल्तनत की स्थापना करने वाले गुलाम राजवंश के बारे में पढ़ेंगे। इनका नाम गुलाम इसलिए पड़ता है क्योंकि इस राजवंश के जो संस्थापक है वो प्रारंभ में गुलाम होते हैं। अभी मैंने बताया था कि मोहम्मद गोरी के कितने गुलाम थे? 4 गुलाम थे। गोरी के एक गुलाम भी नहीं होता आजकल, तो यहाँ गोरियों के 4 गुलाम थे। कितने? 4 गुलाम थे। तो इसी के अंतर्गत भारत में गुलाम राजवंश की सत्ता की स्थापना करेगा कुतुबुद्दीन ऐबक। तो देखिए गुलाम राजवंश, इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो भी ले सकते हैं। देखिए स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा इसका। इसके बाद में अपन गुलाम राजवंश पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ये नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे अपन। दिल्ली सल्तनत की शुरुआत है वो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। यहाँ तक आपसे निवेदन है कि गोल स्टडी यूट्यूब चैनल को जितना ज़्यादा हो सके आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।